मीरा ने अभिनव के मुंह पर यह दावा कर दिया था कि वही अभिनव गढ़वाल उर्फ टाइगर था। अभिनव ने ना करके हंसते हुए जैसे तैसे इस बात को इनकार कर बहाने बनाए थे, लेकिन आखिर में आते आते मीरा के सबूत का तराजू भारी हो चुका था। अभिनव ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए सीरियस होकर पूछा, तुम यह सब कैसे जानती हो और कब से जानती हो? मीरा के चेहरे पर भी मुस्कान फीकी पड़ने लगी और आंखें हैरानी से बड़ी हो चली। जिस तरह से अभिनव ने उसकी बात करने की टोन बदली थी, उसी से मीरा समझ चुकी थी कि अब उसके सामने वाकई टाइगर ही खड़ा था। मीरा को उम्मीद नहीं थी कि वह सच में टाइगर के सामने खड़ी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हकलाते हुए कहा, आप सच में टाइगर हो अभिनव सर? अभिनव ने मीरा को हकलाते हुए एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। वह ऑफिस के दरवाजे के पास गया और उसे खोलकर उसने एक पल के लिए इधर-उधर देखा। जब उसे आसपास कोई नहीं दिखा तभी उसने दरवाजा बंद कर दिया और सभी तरह के लॉक लगा दिए। अभिनव मीरा की तरफ पलटा और बोला, तो तुम मेरी जासूसी कर रही थी? मीरा के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वह तुरंत ही अपने घुटनों पर गिर गई और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। नहीं सर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे तो बस यह अचानक से प्रमोशन देखकर थोड़ा डाउट हुआ था। इसीलिए मैं सच में कोई जासूसी नहीं कर रही थी सर। मीरा की अब अभिनव से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। प्लीज आप कुछ गलत मत समझना, मैं हमेशा से आपके साथ थी और आपके लिए ही रहूंगी। आप मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं। अभिनव को महसूस हुआ कि मीरा वाकई हद से ज्यादा घबरा चुकी थी। इसीलिए अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर अभिनव उसके करीब आया और उसके ऊपर उठाने लगा। उसने मीरा को सहारा देते हुए कहा, मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। और हाँ, जहाँ तक बात प्रमोशन की है, तो वह तुम्हें तुम्हारी मेहनत से ही मिला है। अभिनव अपनी बात कहकर वापस चेयर पर चला गया। मीरा उसे हैरानी से देखती रही और फिर उसने भी मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सर। भले ही बाहर से थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अंदर से मीरा फिलहाल काफी खुश थी। उसे महसूस हुआ कि टाइगर खुद उसके साथ अच्छी तरह से पेश आ रहा था। हालांकि उसके मन में सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए थे। पर सर, आप इस तरह अंडर कवर क्यों हो? मेरा मतलब, अगर आपको सबको बता देते कि आप कौन हो, तो रानी जैसे लोग आपके सामने मुंह तक खोलने की हिम्मत नहीं करते। इसके पीछे भी एक रीजन है और वह तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है। अभिनव ने जवाब दिया तो मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी के साथ वह इतने दिनों से हर छोटे बड़े कामों में साथ थी, वही इस शहर का सबसे पावरफुल इंसान टाइगर था। मीरा अंदर ही अंदर जानती थी कि जब तक वह वफादारी से टाइगर के साथ जुड़ी रहेगी, तब तक कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। उधर दूसरी तरफ एलेक्स कॉर्पोरेशन के ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठा सनी कुछ फाइल चेक कर रहा था। उसी वक्त किसी ने उसके कैबिन का दरवाजा खटखटाया। उधर से सनी ने कहा, कम इन। सनी ने ऊपर देखा तक नहीं और दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर चली आई। वह सनी की ही असिस्टेंट थी और उसके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आई थी। सर, प्रोटोन पब्लिशर का एक मेल आया है। उन्होंने अपने मेजर स्टाफ को चेंज कर दिया है। यह सुनते ही सनी ने आंखें उठाकर ऊपर देखा और बोला, मेजर स्टाफ? कौन और किसको चेंज किया है? मिस रानी को? उन्हें उनकी पोजीशन से निकाल दिया गया है। सनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, क्या रानी को निकाल दिया है? क्या तुम श्योर हो? हाँ सर, और उन्होंने मेल में यह भी लिखा है कि अब रानी मैम की जगह नई सेक्रेटरी हमसे मीटिंग करना चाहती है, वह भी आज ही। वैसे यह हमारे लिए अच्छा ही है, क्या पता वह नई सेक्रेटरी थोड़ी स्पीड से काम कर डाले। सनी ने उसकी बात सुनते हुए अपना सिर हिलाया। उसे पता था कि रानी को कन्विंस कर पाना उसके बस की बात नहीं थी। हालांकि वह इस नई सेक्रेटरी से फिर भी एक बार को बात कर सकता था। भले ही वह टाइगर भी के प्रेशर में रानी की तरह ही पेश आ सकती थी, लेकिन सनी उससे बात करने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। उधर जब सनी को इस बात का पता चला तब इधर सिंह परिवार के घर पर शर्मिला अभी भी उस जख्म से नहीं उबर पाई थी जो अभिनव को देखकर उसे हुआ था।
खुद का दिमाग शांत करते हुए उसे अब यह भी सोचना था कि वह अपनी इस हरकत की सफाई हरदेव को कैसे देने वाली थी। उसे यह तो पता था कि आज नहीं तो कल हरदेव उस पर भड़कने जरूर वाले थे। इसीलिए वह आज अपने घर या ऑफिस रुकी ही नहीं थी। वह सीधा अपने एक प्राइवेट घर पर चली गई थी, जो सिंह परिवार ने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रखा था। शर्मिला फिलहाल काफी गुस्सा थी। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि इतना कुछ समझाने के बाद भी वैभवी इतनी आसानी से कैसे फिसल सकती थी। अगर वह थोड़ा और अपने आप को काबू कर लेती तो महीना खत्म होते होते अभिनव भी उनके घर से सड़क पर आ जाता। हालांकि अब शर्मिला के सारे अरमान टूट चुके थे और बची थी तो सिर्फ मुसीबतें। इस वक्त अचानक उसका फोन भी बजने लगा। स्क्रीन पर राजीव का नाम देखते ही शर्मिला ने उसे साइलेंट कर दिया। वह फिलहाल खुद को शांत करना चाहती थी और फिर आराम से बैठकर राजीव को पूरा मसला समझाना चाहती थी। कुछ सेकंड बाद घर की मेड चलकर शर्मिला के पास आई और बोली, मैडम, आपसे वैभवी मिलने आई है। वैभवी का नाम सुनते ही शर्मिला का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, हाँ भेजो उसको अंदर। मेड तुरंत ही पलट कर चली गई और कुछ ही सेकंड में वैभवी को साथ लेकर आ भी गई। वैभवी को नहीं पता था कि क्या रायता फैल चुका है, इसीलिए वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आई थी। उसे उम्मीद थी कि शर्मिला बाकी पेमेंट आज ही कर देगी। गुड आफ्टरनून मैडम। शर्मिला ने एक पल के लिए उसे गुस्से से घूर कर देखा। क्या अच्छा है इस आफ्टरनून में? इनफैक्ट पूरे दिन में आज क्या है ऐसा जो अच्छा बोल रही हो? वैभवी शर्मिला की ऊंची आवाज सुनकर चौंक गई। उसने कहा, क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? दोनों साइड से गेम खेलकर पूछ रही हो क्या हुआ? अब तो सच बोल दो बेशरम। क्यों अभिनव के सामने अपना मुंह खोल दिया प्लान के बारे में? वैभवी को तुरंत उस बात का एहसास हो गया, लेकिन फिर उसने कंफ्यूज होकर अपनी सफाई भी दी। पर मैडम, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? प्लान तो सक्सेसफुल रहा ही ना। चुप हो जाओ बेवकूफ। तुम्हें पता भी है वह अभिनव रिकॉर्डिंग कर रहा था। तुम्हारी इस रिकॉर्डिंग को आज उसने सुबह सबके सामने चला दी और सारा प्लान चौपट। अब क्या सक्सेसफुल हुआ इसमें बताओ जरा। शर्मिला वैभवी पर चिल्ला पड़ी। वैभवी ने घबराते हुए पलक झपकाई। उसे भी अब जाकर यह बात समझ आ गई कि अभिनव उसकी बातों को रिकॉर्ड भी कर सकता था। लेकिन मैडम, शट अप। वैभवी की बात को शर्मिला ने बीच में ही काट दिया और बोली, अब कोई एक्सप्लेन, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। चुपचाप जो एडवांस दिया है ना उसे वापस कर दो अभी की अभी, और कोई भी चालाकी करने की सोचना मत, नहीं तो बहुत बुरी फंस जाओगी। वैभवी को धमकाते हुए शर्मिला गुस्से से वहां से चली गई। वैभवी को उसकी धमकी से इतना बड़ा झटका लगा कि वह अपनी जगह पर ही गिर गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइफ अब वाकई चारों दिशाओं से बर्बाद हो चुकी थी, और वह भी इसीलिए क्योंकि उसने अभिनव के खिलाफ जाने की कोशिश की थी। इस सदमे से उसके आंसू भी निकल आए और अब उसे उन सभी हरकतों का अफसोस होने लगा जो उसे अभिनव या किसी और के खिलाफ नहीं करनी चाहिए थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि ट्रेसी की बात न मानकर उसे अपने ही दिल की एक बात सुन लेनी चाहिए थी। हालांकि अब काफी देर हो चुकी थी और अब सब कुछ खत्म हो गया था। बचा था तो सिर्फ एक सवाल कि वह शर्मिला सिंह को लौटाने वाले पैसे कहां से लाने वाली थी। अगर वह नहीं लौटा पाती तो फिर उस औरत से कैसे बचती। एक बार को वह अभिनव की बात सुन भी लेती तो शायद वह उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उससे रिश्ते बिगाड़ने में वैभवी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी ओर प्रोटेन के ऑफिस में बैठा अभिनव यही सोच रहा था कि मीरा को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलने देना ठीक था या नहीं। हालांकि वह एक बात नकार नहीं सकता था कि और वह थी मीरा की चतुराई। उसने वाकई ही काफी तेजी से सभी किस्सों को एक साथ जोड़कर अभिनव के बारे में पता लगा लिया था। हालांकि अभिनव को यह भी लग रहा था कि मीरा उसके ग्रुप में काफी काम आ सकती थी। जब तक वह एक नॉर्मल इंसान होने का नाटक करने वाला था तब तक उसे वैसे भी अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत थी। यही सोचते सोचते अचानक उसका फोन बजने लगा और अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो टाइगर। हेलो अकरम, कैसे हो? ठीक हूँ, बस एक इन्फॉर्मेशन देनी थी तुम्हें। सभी सीनियर्स कल की मीटिंग के लिए रेडी हो गए हैं। अलाइना भी मौजूद रहेगी, बट दोबारा उसे फिर से इटली वापस निकलना भी होगा, तो तुम भी रेडी हो जाना कल के लिए।
वैसे हम बाद में भी शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। अभिनव ने हामी में सिर हिलाया। हाँ हाँ, कल फाइनल करो। और यह भी बताओ कि मीटिंग का टाइम और लोकेशन क्या होगी। तुम्हारा ही होटल टाइगर। इनफैक्ट हम सोच रहे थे कि तुम्हारे ही पिता के प्राइवेट स्वीट में मीटिंग हो, ताकि सभी को पहले जैसी एनर्जी महसूस हो। वैसे भी वह स्वीट अब तुम्हारा है। अभिनव मुस्कुराया और बोला, ओके, हम मिलते हैं फिर कल। मुझे मीटिंग टाइमिंग की डिटेल सेंड कर दो। ठीक है टाइगर, बाय। अकरम ने फोन रखा ही था कि अभिनव के फोन पर एक और कॉल आने लगा। इस वक्त यह फोन जिम्मी का था, जिसका नाम पढ़ते ही अभिनव समझ गया था कि कोई नई इंफॉर्मेशन हाथ लग चुकी है। हेलो सर। हेलो जिम्मी, सब ठीक है? यस सर, आपको यह बताने के लिए फोन किया था कि हरप्रीत अभी अभी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है और उसे लेने दिग्पाल का सबसे खास गार्ड गया है। एक्चुअली यह न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है। अच्छा। अभिनव ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, और अब मुझे यह बताओ कि शहर में अगला नीलामी कब होने वाला है। जी सर, एक सेकंड। जिम्मी एक पल के लिए शांत हो गया और तभी अभिनव को उसकी साइड से कंप्यूटर की कीबोर्ड के टिक टिक की आवाजें आने लगी। एक नीलामी परसों ही है सर, उधर से जिमी ने कहा। उसकी इन्फॉर्मेशन सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, एक काम करो, मेरे नाम यानी अभिनव शर्मा के नाम पर एक स्वीट बुक करो उसमें। हम परसों ही इस नीलामी में जाएंगे। हम मतलब मैं भी सर। जिमी थोड़ा हकलाया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी जगह अभिनव उसे साथ क्यों लेकर जा रहा था। हाँ, तुम ही। अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा, जिससे जिमी भी काफी खुश हो गया। थैंक यू सो मच सर, मैं अभी ही सारी तैयारी कर लेता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज बताइए मुझे। नहीं नहीं, अभी के लिए इतना ही। तुम तैयारी में लग जाओ, बाय। अभिनव ने फोन काट दिया। वह आखिरकार यही देखने वाला था कि आखिर यह हरप्रीत थी कौन, जिसके बारे में जगह जगह चर्चे हो रहे थे। अपनी माँ की मौत का बदला तो वह उससे लेने ही वाला था, लेकिन एक बार में नहीं, बल्कि धीरे धीरे। वह चाहता था कि हरप्रीत का बिजनेस खत्म करके वह उस औरत को तड़फा दे, और जिस दिन वह सब कुछ हार कर पूरी तरह से खत्म हो जाती है, उस दिन ही अभिनव का यह बदला भी पूरा हो जाता। उधर कुछ घंटे बाद अनन्या और सनी प्रोटोन पब्लिशर की नई सेक्रेटरी मीरा से मीटिंग करने पहुंच चुके थे। मीटिंग अच्छी हुई थी और दोनों पार्टी एक दूसरे से अच्छे से पेश भी आ रहे थे। अनन्या को इस बात की खुशी थी कि रानी जैसी घमंडी औरत को आखिरकार कंपनी से निकाल दिया गया था। साथ ही उसे मीरा का बिहेवियर भी काफी बेहतर महसूस हुआ था। एलेक्स कॉर्पोरेशन की टीम मीटिंग करने के बाद ऑफिस से बाहर निकलने लगी थी, लेकिन सनी पीछे ही रुक गया था। वह पलट कर मीरा से थोड़ा करीब गया, जिससे मीरा कंफ्यूज्ड हो गई और बोली, यस प्लीज। सनी मीरा की को देखकर मुस्कुरा रहा था। मीरा को सनी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। सनी ने एक कदम आगे आते हुए कहा, मैडम, आपसे पर्सनली कुछ बात करनी थी। सिर्फ मीरा की वजह से ही सनी फिर से प्रोटोन के साथ मीटिंग में घुस पाया था। उसे लग रहा था कि पुरानी सेक्रेटरी रानी ने उसे मीटिंग में आने से बैन टाइगर के कहने पर नहीं, बल्कि खुद के ईगो में ही आकर किया था। हालांकि अब वह भी जा चुकी थी और उसका ईगो भी, इसीलिए मीरा तब तक खुद डिसीजन ले सकती थी जब तक के ऊपर से टाइगर इंटरफेयर नहीं करता। सनी की रिक्वेस्ट पर मीरा ने सिर हिलाया और बोली, ओके। दूसरी ओर अनन्या ने पलटकर सनी की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह अब अकेले में जाकर क्या बात करना चाहता था। हालांकि वह यह जानती थी कि वह बात कहीं न कहीं सनी के पक्ष में और उसके खिलाफ ही होने वाली थी। अनन्या भी वहीं रुककर उसकी बात खत्म होने का इंतजार करना चाहती थी। लेकिन उससे पहले उसे उसके प्राइवेट घर भी जाना था, जहां शर्मिला रुकी थी। उसकी माँ सुबह से घर नहीं लौटी थी और ना ही किसी का फोन उठा रही थी। अनन्या यह बात तो मान चुकी थी कि शर्मिला ने उसका और अभिनव का डाइवोर्स करवाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन फिलहाल उसकी अपनी माँ की चिंता भी हो रही थी। इसलिए सनी को इग्नोर कर वह कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए लिफ्ट का बटन दबाकर खड़ी हो गई। पहले लिफ्ट नीचे से ऊपर आ रही थी और दूसरी लिफ्ट ऊपर से नीचे। दोनों का ही दरवाजा एक साथ खुला, लेकिन अनन्या ने दूसरी वाली लिफ्ट का ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह पहली लिफ्ट में ही घुसकर नीचे चली गई। दूसरी लिफ्ट में से तभी अभिनव ने थोड़ा बाहर झांक कर देखा कि किसने
9th फ्लोर पर लिफ्ट रोकी थी। हालांकि जब उसे कोई नहीं दिखा तब उसने फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा फिर से बंद हो पाता, मीरा के ऑफिस से करीमा बाहर निकल कर आई और अभिनव को देखते ही उसकी लिफ्ट में घुस गई। अरे आराम से, अभिनव ने उसे जल्दबाजी में देखते हुए टोका। सॉरी सर, वह आपसे एक रिक्वेस्ट थी। मीरा मैडम के कहने पर मैंने कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई है। आप इनमें से किसी को भी प्रमोट करके अपना असिस्टेंट बना सकते हैं। करीमा ने कैंडिडेट की फाइल अभिनव की ओर बढ़ाते हुए कहा। अभिनव ने एक पल के लिए करीमा की ओर देखा और फिर फाइनल फाइल पर नजर घुमाई और बोला, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। और हाँ, मीरा की मीटिंग चल रही है ना अभी एलेक्स कॉर्पोरेशन के साथ? उससे कहो कि मीटिंग के बाद मुझे आकर मिले, कुछ इस कंपनी से रिलेटेड बात करनी थी। करीमा ने हामी में सिर हिलाया और बोली, ओके सर। अभिनव ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के बाहर निकल आया। वहीं करीमा फिर से बटन दबाकर ऊपर 10th फ्लोर पर जाने लगी। अभिनव के सामने से एक लड़की यानी अनन्या कंपनी से बाहर निकल रही थी, पर उसका उस पर ध्यान नहीं गया। उधर जब अभिनव बिना अनन्या को देखे वहां से बाहर निकल गया था, तब उधर सनी अभी भी मीरा के साथ खड़ा था। उसने मीरा से कहा, मुझे लगता है हमें इसके बारे में लंच या डिनर पर डिस्कस करना चाहिए, तो शायद यह थोड़ा काम कम बोरिंग लगे। सनी के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान थी। वह काफी हैंडसम दिखता था, इसीलिए इस तरह की बातें कर लड़कियों से आसानी से फ्लर्ट भी कर लिया करता था। उसकी इसी खूबी पर एक बार को रानी भी फिदा हो चुकी थी। हालांकि सनी को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका यह प्लान इस नई सेक्रेटरी मीरा पर काम क्यों नहीं कर रहा था। मीरा ने अपनी पूरी अकड़ के साथ कहा, सॉरी लेकिन अभी मैं काफी बिजी चल रही हूँ। अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ है, इसलिए तुम जानते हो काफी सारी चीज समझनी है, सुलझानी है और बहुत कुछ। सनी ने उसकी बात समझने का नाटक करते हुए हामी में सिर हिलाया और बोला, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन खुद के लिए तो हम टाइम निकाल ही सकते हैं। और फिर वैसे भी डिनर तो ऑफिस ओवर आवर्स के बाद ही होता है। क्यों मिस ब्यूटीफुल, आपके साथ डिनर पर जाने का मौका मिलेगा तो बंदा अपने आप को खुश नसीब समझेगा। दोनों साथ में ऑफिस के बाहर चलते हुए आ रहे थे। मीरा उसके कॉम्प्लीमेंट पर थोड़ा मुस्कुराई जरूर थी, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर हाव भाव इनकार करते ही नजर आ रहे थे। उसने कहा, अगेन सॉरी, पर मैं अभी से कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम समझोगे। सनी ने अंदर ही अंदर नाराजगी में सांस छोड़ी। उसकी नाक फूलने को थी, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया था। उसे महसूस हुआ कि भले ही इस नई सेक्रेटरी का बर्ताव पुरानी वाली से लाख गुना बेहतर था, लेकिन यह उससे कई गुना ज्यादा जिद्दी भी थी। यह उन सभी लड़कियों से अलग थी जिन्हें सनी पहले काफी आसानी से अपनी बातों में उतार पाया था। सनी के साथ साथ मीरा भी लिफ्ट से नीचे आने लगी। उसे लॉबी में जाकर किसी स्टाफ को तब तक रिसेप्शन टेबल पर अपॉइंट करना था जब तक कि कंपनी का कोई नई रिसेप्शनिस्ट नहीं मिल जाती। पुरानी रिसेप्शनिस्ट यानी वेदिका को अभिनव ऑलरेडी नौकरी से निकाल चुका था। ठीक है मिस मीरा, वैसे क्या मैं आपका कांटेक्ट ले सकता हूँ या अपना दे सकता हूँ? मेरा मतलब कभी फ्री हुई तो आप मुझे कॉल कर सकती हो और हम कहीं साथ में जा सकते हैं। अब मेरा नसीब आपके हाथों में है, तुम जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सनी ने फिर से मुस्कुराते हुए अपना प्रस्ताव रखा। मीरा ने एक पल के लिए सोचा और फिर हाँ में सिर हिलाकर कहा, ओके, अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, मैं कोशिश करूंगी। सनी ने थोड़ा ही राहत की सांस ली। कम से कम उसे मीरा का कांटेक्ट तो मिल गया था। उसने अपनी रईसी दिखाने के लिए अपना फोन निकाला। इसके पीछे सोने का बैक कवर लगा हुआ था। उसे लगाकर शायद मीरा भी दूसरी लड़कियों की तरह ही उसकी रहीसी देखती, उससे इम्प्रेस हो जाएगी। हालांकि उस वक्त भी मीरा के चेहरे पर रत्ती भर भी चमक नहीं आई। उसने बस अपना फोन निकालकर सनी का कांटेक्ट ले लिया और अपना कांटेक्ट उसे दे दिया। उसे पता था कि महंगा या सोने से लगा हुआ फोन दिखाने से कोई सच में अमीर नहीं हो जाता। यहाँ तक कि खुद मीरा का बॉस अभिनव उर्फ टाइगर भी वैसा ही फोन इस्तेमाल करता था जैसा साधारण लोग किया करते थे, लेकिन वह सनी से हजारों गुना ज्यादा अमीर था और चाहता तो अपनी सारी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के फोन पर सोने का बैक कवर लगवा सकता था। लिफ्ट से निकलते ही मीरा सनी की ओर पलट गई और सनी से बोली, ठीक है मिस्टर सनी, फिर जल्दी मिलेंगे।
सनी ने उसकी ओर मुस्कुराकर सिर हिलाया और तभी उसकी नजर अचानक अभिनव पर पड़ गई। उसे देखते ही सनी की आंखें बड़ी हो गई थी और उसके मुंह से निकल गया, अरे यह तो अभिनव है। मीरा ने भी सनी की बात सुन उसकी ओर देखा और जाना कि वहां पर अभिनव खड़ा भी था। लेकिन फिर उसके मन में यह भी सवाल आया कि आखिर सनी अभिनव को कैसे जानता है और क्या उसे यह भी पता है कि वह अभिनव ही टाइगर है। आप मिस्टर अभिनव को जानते हो? मीरा ने पूछा। उसका सवाल सुन सनी एक पल के लिए सुन्न रह गया और फिर उसकी हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, मिस्टर अभिनव? मिस्टर, यह आदमी ना हमारे घर में जबरदस्ती घर जमाई बनकर बैठा है, इतना घटिया आदमी है मैं क्या बताऊं। लेकिन यह अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? सनी ने अपना सवाल पूछते हुए अभिनव से नजरें हटाकर मीरा की ओर देखा और नोटिस किया कि उसके हाव भाव रूखे पड़ने लगे थे। मीरा ने वार्निंग देते हुए कहा, लिसन, तुम इस कंपनी में खड़े होकर मिस्टर अभिनव के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, समझे? क्योंकि वह प्रोटेन के नए सुपरवाइजर हैं। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। मीरा ने वार्निंग देते हुए कहा। सनी हैरान होकर पलक झपकाता रह गया, लेकिन उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और बोला, क्या कहा आपने? मिस्टर अभिनव प्रोटोन पब्लिशर के नए सुपरवाइजर हैं? उनके खिलाफ एक भी शब्द तुम्हारी कंपनी के खिलाफ भी जा सकता है। व्हाट? सनी चीख उठा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह आगे बोले क्या। जब उसने आखिरी बार अभिनव के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी तब वह इमेजिंग सिक्योरिटीज नाम की एक छोटी मोटी कंपनी का सिर्फ एक मैनेजर था। हालांकि तभी सनी को कुछ और भी याद आया और उसने मीरा से पूछा, उस टीके कॉर्पोरेशन का क्या हुआ जिसका यह सीईओ बना था? मीरा अभी भी उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। उसने कहा, मुझे किसी डीके का आइडिया नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट है। मेरी वार्निंग का ध्यान रखना, प्लीज एक्सक्यूज मी। मीरा सनी से नजरें हटाकर वहां से चली गई। वह हैरानी से अभी भी उसको जाते हुए देखते जा रहा था। सनी को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि प्रोटोन जैसी कंपनी की सेक्रेटरी अभिनव जैसे फटीचर को क्यों डिफेंड कर रही थी। और तो और वह फटीचर खुद भी कैसे इतनी बड़ी कंपनी का सुपरवाइजर बन गया था। सनी के मन में अचानक सवालों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन उनमें जवाब की एक बूंद भी नहीं थी। हालांकि वह इस गुत्थी को सुलझाने से पहले यह देखना चाहता था कि उसके दोस्त की कंपनी डीके कॉर्पोरेशन फिलहाल किस स्थिति में थी। कंपनी से निकलकर उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी डीके की ओर बढ़ा दी थी। इधर अगली सुबह यहाँ सिंह परिवार के डाइनिंग टेबल पर माहौल अजीब तरह का था। कोई पहली बार कुछ भी बोल नहीं रहा था और सब सिर्फ खाने पर ध्यान दे रहे थे। सनी लगातार अभिनव को ही घूरे जा रहा था। पिछले दिन डीके कॉर्पोरेशन में जाकर ही उसे पता लगा था कि अभिनव ने वहां पर कितने फेर बदल किए कर दिए थे। वह उस कंपनी का इस्तेमाल निचोड़ करने वाला था और इतना ही नहीं, उसकी इंडस्ट्री भी वही थी जिसमें एलेक्स कॉर्पोरेशन भी बिजनेस किया करती थी। सनी को इन सब खुलासों पर पहले यकीन नहीं हो रहा था, पर जब उसने अभी सबूत को अपनी आंखों से देखा तब उसके दिमाग की नसें जाम होना शुरू हो गई थी। अभिनव बहुत ही जल्द उस कंपनी में प्रोडक्शन भी शुरू कर देने वाला था। सनी ने जब वहां जाकर इंदु से कंपनी की प्रोडक्शन में जाने वाली क्रीम के बारे में पूछा तो उसने वह भी बताने से मना कर दिया था। सनी को महसूस हुआ कि इंदु अब देवेन की जगह अपने नए बॉस अभिनव की ओर वफादार हो चुकी थी। हालांकि उसे कायदे से होना भी चाहिए था। दूसरी ओर सामने बैठी अनन्या उन झूठ के बारे में सोच रही थी जो उसकी मां ने अभी तक अभिनव के खिलाफ बोले थे। बीते दिन में शर्मिला से मिलकर अनन्या को यही महसूस हुआ कि वह ना तो घर या ना ऑफिस लौटकर आने को तैयार थी और ना ही अपनी गलती मानने को। और तो और उसने अनन्या को भी काफी समझाने की कोशिश करी थी कि क्यों उसका यह प्लान इतना बड़ा होकर भी उसकी जिंदगी के लिए जरूरी था। हालांकि अनन्या का दिल तब तक भी इस बात को जरा भी मानने को तैयार नहीं था। अनन्या, तुम्हारी माँ कहाँ है? हरदेव ने अचानक वहां बने सन्नाटे को तोड़ दिया। उन्हें पता था कि इस सब के पीछे का कारण शर्मिला ही थी। अनन्या ने जवाब दिया, वह इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदा था ना हमने, माँ अभी वहां है। हरदेव ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, उससे कहो या तो मुझे आज फोन करे या फिर मिलने ऑफिस आए। गुड़गांव इतना बड़ा भी नहीं है कि वह जिंदगी भर वहां छिप कर रह सकेगी। अनन्या ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया और बोली, ठीक है दादाजी,
हरदेव ने एक बार सिर हिलाया और फिर अभिनव की ओर देखा। तुम ठीक हो अभिनव? अभिनव उनकी ओर ऊपर देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ सर। ओके ठीक है, मैं अब चलता हूँ। हरदेव अपना मुंह पोंछते हुए उठकर चले गए। अभिनव के चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि हरदेव का बर्ताव पहले से काफी बेहतर होते जा रहा था। हरदेव के उठने के बाद ही सनी भी अभिनव को घूरता हुआ उठ गया और वहां से चला गया। अब टेबल पर सिर्फ राजीव, अनन्या और अभिनव बचे थे। राजीव भी कुछ सेकंड बाद ही अपना नाश्ता खत्म कर वहां से जा चुका था। अब एक दूसरे के सामने बैठे सिर्फ अनन्या और अभिनव ही बचे थे। अचानक अनन्या का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर चिराग का नाम देखकर वह अंदर से काफी खुश हो चुकी थी। हालांकि फिर उसने देखा कि इस नाम को अभिनव ने भी नोटिस कर लिया था। अभिनव के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और वह तुरंत ही गुस्से से उठकर ऑफिस के लिए निकल गया। अनन्या उसको देखती रह गई और इस बीच उसका फोन भी बजना बंद हो गया था। अनन्या बिजी होगी यह सोचकर चिराग ने अपना फोन साइड में रख दिया। वह गाड़ी चलाता हुआ सीधा इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑफिस की ओर बढ़ रहा था और जानना चाहता था कि उसकी प्लानिंग कहां तक पहुंची थी। उसके सभी बिजनेस पार्टनर ने यह तो दिलासा दिया था कि वह अभिनव को उसकी नौकरी से निकाल पाने में सफल रहेंगे। हालांकि इस बात को हुए भी वक्त बीत चुका था। इसी बीच चिराग का भी अपने किसी पार्टनर या रानी के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वह नहीं जानता था कि उसका प्लान ऑलरेडी कितनी बुरी तरह से फेल हो चुका था। उसने अनन्या को फोन यह याद दिलाने के लिए किया था कि आज रात को उनकी डेट थी। उसे अभी भी यह पता नहीं चल पाया था कि अनन्या को वह 6 करोड़ रुपए किसने भेजे थे। हालांकि वह जानता था कि अगर अनन्या फिलहाल के लिए उन पैसों को चिराग का ही एहसान मान रही थी तो उसे भी बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए थे। भले ही एक बार को अनन्या उन पैसों का सच भविष्य में जान भी जाती, लेकिन तब तक चिराग उसे पूरी तरह अपना बना चुका होता। पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाकर चिराग कंपनी के अंदर घुसने लगा। वह आज पहली बार इमेजिंग सिक्योरिटी के ऑफिस आया था, इसीलिए उसे इसके बारे में ज्यादा खबर नहीं थी। लॉबी में घुसते ही वह रिसेप्शनिस्ट के पास गया जो उसे लगातार ताके जा रही थी। चिराग अपने आप में काफी हैंडसम था, इसीलिए अक्सर लड़कियां उसे देखती रह जाती थी। चिराग ने रिसेप्शन पर आते ही पूरे रुतबे के साथ पूछा, हे, मुझे आपके मैनेजर यानी मिस्टर अभिनव से मिलना है। उस लड़की ने ना में सिर हिलाया और बोली, सॉरी सर, लेकिन मिस्टर अभिनव अब यहाँ काम नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं हमारी नई मैनेजर के साथ मुलाकात करवा सकती हूँ। चिराग के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अभिनव अब यहाँ काम नहीं करता, वह यही बात सुनने आया था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका यह प्लान वाकई इतना स्मूथली काम कर जाने वाला था। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तो मुझे सिर्फ अभिनव से ही मिलना था। नो प्रॉब्लम, मैं बाहर मिल लूंगा उससे। हैव अ नाइस डे। चिराग ने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर अपने गॉगल्स फिर से पहन लिए। उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वह मिल चुकी थी, इसीलिए अब यहाँ रुकने के लिए कुछ बचा नहीं था। जवाब में रिसेप्शनिस्ट भी एक नरम मुस्कान के साथ बोली, ओके सर। चिराग पलट कर जाने लगा ही था कि तभी उसे अपने सामने रूखा सा चेहरा लिए सामने रानी दिखाई दी। रानी अपने में ही कुछ बड़बड़ाते जा रही थी, लेकिन दूरी पर खड़े होने की वजह से चिराग उसकी बातें सुन नहीं पा रहा था। रानी के साथ पहले भी कई बार बिजनेस डीलिंग होने की वजह से चिराग उसे काफी अच्छे से जानता था। उसके अलावा भी गुड़गांव, दिल्ली के सभी बिजनेस प्रेजेंस के लिए रानी के साथ अच्छे संबंध बनाने में ही भलाई थी। हालांकि चिराग फिलहाल यह सोच रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती इमेजिंग सिक्योरिटी जैसी कंपनी में क्या कर रही थी। वह भी इस वक्त शायद उसे भी अपनी कंपनी प्रोटोन के लिए सीसीटीवी कैमरास लगवाने थे। चिराग ने कई तरह के अनुमान लगाए और फिर रानी को आवाज दी, मिस रानी। रानी ने तुरंत ही रुक कर उस आवाज की ओर देखा और तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चिराग को देखते ही उसके रूखे चेहरे पर डर की परछाई छा गई और उसके पैर वहां से भाग जाना चाहते थे। हालांकि इस तरह का बर्ताव उसके लिए ही और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता था, इसीलिए एक गहरी सांस लेकर वह धीरे धीरे चिराग के पास चली गई। हेलो मिस्टर चिराग, रानी ने जैसे तैसे अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर कहा। चिराग ने भी मुस्कुराते हुए आगे कहा, कैसी हो तुम?
काफी टाइम हो गया, आजकल मुलाकात ही नहीं हो पाती। इस वक्त चिराग के पीछे खड़ी रिसेप्शनिस्ट रानी को देखकर बोल पड़ी, मैडम, मैनेजर का केबिन आपके लिए साफ करवा दिया गया है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनते ही चिराग कंफ्यूज हो गया। क्या? मैनेजर का केबिन मतलब? सर, रानी मैडम ही हमारी नई मैनेजर है, जिनकी मैं बात कर रही थी आपसे कुछ देर पहले। रिसेप्शनिस्ट ने चिराग की ओर देखकर कहा, जिससे उसके कान तुरंत ही सुन्न पड़ गए। रानी एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की सेक्रेटरी थी, तो फिर अचानक एक छोटी मोटी चालू कंपनी की मैनेजर कैसे बन गई थी? चिराग के मन में कई तरह के सवाल आने लगे थे, लेकिन हैरानी में वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसका ऐसा हाव भाव रानी ने भी नोटिस कर लिया और फिर सांस छोड़कर उस रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और बोली, ठीक है, और कुछ रहा तो मैं फोन कर दूंगी, तुम मेरे फोन के लिए अवेलेबल रहना, याद रहे। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद चिराग ने रानी को देखा। मिस रानी, चिराग ने धीरे से कहा, और रानी ने फिर से अपनी उसकी ओर देखा और बोली, आप प्लीज मेरे साथ मेरे केबिन में चलिए, वहां बात करते हैं। चिराग ने एक पल के लिए रानी को देखा और फिर सिर हिलाकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। वह पहले से ही शॉक तो था ही, लेकिन उसने मैनेजर का केबिन देखा और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। इमेजिंग सिक्योरिटी का वह केबिन साइज में इतना ही बड़ा था जितना कि प्रोटोन के सेक्रेटरी ऑफिस का बाथरूम। चिराग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि रानी के साथ भला ऐसा क्या गलत हो गया था। रानी, क्या चल रहा है यह सब? तुम इस खत्म कंपनी की मैनेजर? तुम तो प्रोटोन में थी ना? रानी ने लाचारी में सांस छोड़ी और कहा, यह कंपनी खत्म नहीं है चिराग, यह भी टाइगर के ग्रुप की ही कंपनी है। क्या? चिराग को तीसरा झटका लग गया। रानी ने फिर से निराशा में सांस छोड़ी और समझाते हुए बोली, हाँ, टाइगर सर के पास बहुत सारी कंपनी है ना, यह भी उनमें से ही एक निकली। अब तुम पूछोगे कि मैं इसकी मैनेजर कैसे और क्यों बन गई, तो सिर्फ इतना सुनो कि यह बहुत लंबी कहानी है और मैं अभी कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। चिराग को चौथा झटका लगा और इस बार वह अपनी चेयर से ही खड़ा हो गया। उसने रानी से पूछा, और यहाँ के पिछले मैनेजर का क्या हुआ? उसको निकाल दिया ना नौकरी से? रानी ने गहरी सांस ली और ना करते हुए सिर हिलाया और बोली, ट्रांसफर हुआ है उसका, इनफैक्ट ट्रांसफर भी नहीं, प्रमोशन हुआ है। चिराग ने अपनी आंखें उठा ली। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, प्रमोशन? पर कैसे और किसने? एक सेकंड, कहीं टाइगर ने तो? रानी ने हिचकिचाते हुए हामी में सिर हिलाया और तभी चिराग को पांचवा झटका भी लग गया। उसे एहसास हुआ कि इमेजिंग सिक्योरिटीज के जिस सीईओ पर वह इतने दिनों से अभिनव को निकाल देने का प्रेशर बना रहा था, वह सीईओ खुद टाइगर ही था। चिराग को पता था कि अगर टाइगर को उसकी इस हरकत के बारे में भनक लग जाती तो उसका इस शहर में टिक पाना नामुमकिन था। टाइगर सर ने अभिनव को प्रोटोन का सुपरवाइजर बना दिया है, यह है उसका प्रमोशन। रानी ने अचानक चिढ़ते हुए कहा, जिससे चिराग के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। क्या? वह अपनी जगह पर ही सुन्न पड़ गया था। ना उसकी पलकें झपक रही थी, ना ही मुंह खुल रहा था। अभिनव प्रोटोन जैसी कंपनी का सुपरवाइजर बन सकता था, यह ख्याल दूर दूर तक उसके सपने में भी नहीं आता था। चिराग को महसूस हुआ कि उसने अपने प्लान से ना सिर्फ अभिनव को भी और मजबूत कर दिया था, बल्कि कहीं ना कहीं टाइगर को भी छेड़ दिया था। उसे पता था कि अब वह दोनों ही उसके लिए खतरा थे। जहां टाइगर उसे बिजनेस की दुनिया में कच्चा चबा जाने वाला था, वहीं अभिनव अब उसकी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाला था। चिराग जानता था कि इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठे आदमी को डाइवोर्स दे पाना अब अनन्या के लिए भी मुश्किल होने वाला था। कुछ सेकंड तक चिराग को समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे। उसने रानी की डेस्क पर रखा पानी का गिलास एक घूंट में खाली कर दिया और फिर तुरंत ही उसके केबिन से बाहर निकल गया। टाइगर से पहले चिराग को अभिनव को अनन्या के करीब आने से रोकना था, इसीलिए उसने सनी से मिलने का सोचा। अपनी गाड़ी लेकर वह उसके ऑफिस यानी एलेक्स कॉर्पोरेशन की ओर निकल चुका था। गाड़ी चलाते वक्त भी उसके लिए यह बात हजम कर पाना मुश्किल थी कि अभिनव को अचानक ऐसा प्रमोशन कैसे मिल गया था। उसके सभी सवालों के जवाब अब सिर्फ सनी ही दे सकता था। चिराग जानता था कि अभिनव से भिड़ पाने का एक ही तरीका था, और वह था उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। कुछ ही मिनट में वह एलेक्स कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंच गया।
लॉबी में घुसकर वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाने ही वाला था कि इस वक्त उसे अपने सामने सनी दिखाई दे गया। अरे चिराग, तुम यहाँ कैसे हो? सनी, सनी, मुझे तुमसे बात करनी है अर्जेंटली, प्लीज। सनी ने एक पल के लिए उसे कंफ्यूज होकर देखा और फिर सिर हिलाया और बोला, ठीक है यार, चलो मेरे कैबिन में। सनी ने अपने कैबिन की ओर इशारा करके कहा और फिर रिसेप्शनिस्ट को देखकर बोला, मैंने पहले भी उस फाइल की कॉपी को बोला था ना, अभी तक आई नहीं, जल्दी भिजवाओ यार। सॉरी सर, मैं देखती हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और सनी उसे घूरता हुआ चिराग को लेकर अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगा। तुम पहले कभी यहाँ आए भी हो या नहीं? सनी ने कैबिन में घुसते हुए कहा। बैठो। उसने सोफे की ओर इशारा किया और वह दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। तो डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, चिराग ने सीरियस होकर कहा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? चिराग सनी के थोड़ा करीब आया और उसने धीरे से पूछा, मुझे अभिनव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वह बंदा कहाँ से आया है, उसके माँ बाप कौन थे, क्या बैकग्राउंड है, सब कुछ। सनी ने उसके सवाल सुनते हुए अपनी आंखें उठाई और बोला, पर तुम्हें यह सब जानना क्यों है? आखिर बात क्या है, थोड़ा क्लियर बताओगे? चिराग ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, बात यह है कि वह उसके साथ एक ऐसी लड़की को लिए बैठा है जिसे मैं चाहता हूँ, यानी कि तुम्हारी बहन अनन्या। सनी की हंसी छूट गई और उसने कहा, अच्छा समझ गया, पर इसमें अभिनव के बैकग्राउंड से क्या लेना देना? सनी भी अंदर ही अंदर अभिनव के बारे में कुछ नया जानने को उत्सुक था। वह भी चाहता था कि उसकी कोई कमजोरी सामने आए और वह उसका फायदा उठा सके। वैसे भी अभिनव आजकल बहुत बड़े बड़े कामों में लगा हुआ था और यही बात सनी को चुभे जा रही थी। और इसके अलावा हरदेव के बर्थडे के दिन जो हादसा हुआ था, वह अब उसे अब तक नहीं भुला पाया था। सनी ने मन में अभिनव के लिए फिलहाल सिर्फ एक ही इमोशन था और वह था बदले का। और अब अगर उसकी बर्बादी में चिराग भी मदद कर देता तो सनी के लिए चीज काफी आसान हो जाती। देखो, जो बात है वही बोल रहा हूँ, मुझे उस आदमी को खत्म करना है, लेकिन अगर तुम उसके बीच बचाव में आए तो तुम्हें भी चोट लग जाएगी, चिराग ने वार्निंग देते हुए कहा। जिससे सनी फिर से हंस पड़ा और बोला, सीरियसली, मैं क्यों उसके बीच बचाव में आने लगा? तुम भी कभी कभी बच्चों जैसी बातें कर देते हो। अनन्या से अच्छी बनेगी तुम्हारी, जानता हूँ, बस याद दिला रहा था। चिराग ने जिस टोन में जवाब दिया, उससे सनी की हंसी रुक गई और वह सीरियसली होकर बोला, फिर तो तुम यह भी जानते होंगे, मुझे भी उससे हिसाब पूरा करना है। याद है ना दादाजी के बर्थडे वाले दिन क्या हुआ था? चिराग मुस्कुराकर सोफे पर पीछे हो गया और बोला, याद तो है, लेकिन उसमें अभिनव की क्या गलती थी? गुंडों को तो तुमने ही बुलाया था। खैर, तुम समझ ही गए हो कि मैं यहाँ क्या बात करने आया हूँ, और अब हम एक साथ भी हैं, तो बताओ फिर आगे की कहानी। सनी ने सिर हिलाते हुए कहा, कहानी में आगे यह हुआ है कि मिस्टर अभिनव अब प्रोटोन के सुपरवाइजर बन चुके हैं। आई थिंक तुम्हें तो यह बात पता चल ही चुकी होगी। हाँ, वह तो पता चल गया, पर यह नहीं पता कि क्यों और कैसे। मुझे भी यही बात खटक रही है। जहां तक मैं जानता हूँ, यह अभिनव अनन्या से शादी करने से पहले एक गरीब अनाथ था, लेकिन फिर हमको पता चला कि उसका बाप अकरम सर का कोई दोस्त था, जिससे इसकी जिंदगी भी ठीक होने लगी और नौकरी भी लग गई। अच्छा? चिराग थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मतलब अकरम सर की वजह से आज इतना उड़ रहा है? सनी ने हामी में सिर हिलाया। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन अब यह सब बकवास छोड़ो, मैंने एक प्लान सोचा है उसको नीचे लाने का। चिराग ने पूछा, कैसा प्लान? सनी ने मुस्कुराते हुए एक पल के लिए चिराग की ओर देखा। चिराग उसका कॉन्फिडेंस देखकर समझ चुका था कि उसके प्लान में कुछ तो खास बात जरूर थी। उधर जब सनी चिराग से बात कर रहा था, तब इधर अभिनव के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसने मीरा को अपनी पहचान बताकर गलती तो नहीं की, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसे मीरा पर भरोसा नहीं था। वह इस पहचान छुपाने के खेल में उलझता जा रहा था। वह जल्द से जल्द इसके बाहर निकलना चाहता था। इसका एक ही रास्ता है, टाइगर उस जासूस का पता लगाओ जल्दी, अभिनव ने अपने आप से कहा। दोस्तों, क्या शनि चिराग को अभिनव के खिलाफ प्लान बताएगा? क्या रानी अभिनव के खिलाफ अब कोई चाल चलेगी? और अभिनव का प्रमोशन सुनकर अनन्या और हरदेव का क्या रिएक्शन होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।